अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और तैयारी ज़ोर और शोर से जारी होगी और अल्लाह आपको कामयाब और खुश रखे। ओके डियर स्टूडेंट, आज मैं टेस्ट नंबर 9 है और केमिस्ट्री एमडीकेट ईटार मॉडल टेस्ट सीरीज़ है, जो कि ये टेस्ट 23 यानी 23 अगस्त 2023 का टेस्ट है। हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फुल कोर्स का टेस्ट है। ठीक है, पूरे जो एमडीकेट का कोर्स है उसमें से है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन 1 1 क्या कहते हैं? कहते हैं विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहला ऑप्शन कहता है 4.4 ग्राम CO2। दूसरा ऑप्शन कहता है 2.8 ग्राम CO। तीसरा कहता है 5.6 ग्राम Cl2 और अगला कहता है 3.8 ग्राम O2। ये आपके पास ऑप्शन है। तो कहते हैं विच वन कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। और हम इनको कैसे हल करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल। आपको ये पता हो कि जब इसका CO2 का मोलर मास जो है वो 44 है। कितना है? 44 ग्राम। और आपको ये भी पता है इसका है 28 ग्राम। और आपको ये भी शायद पता हो 35.5 और 35.5 71 ग्राम। 71 ग्राम। और ये भी 32 ग्राम है। अब देखिए, अगर ये 4.4 ग्राम है तो इसका मतलब है इतने ग्राम हो तो 1 मोल होगा। कितना होगा? 1 मोल। और अगर इसको मैं इधर ले जाता हूं तो 0.5 मोल है। तो इसका मतलब ये है 0.5 नहीं, सॉरी, 0.1 मोल है। ये कितना है? 0.1 मोल। देखो 44 होता है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। ये भी 1 मोल। ये भी 1 मोल। ये भी 1 मोल। लेकिन अगर ये 44 नहीं है, देखो 4.4 है, तो इधर जब पॉइंट ले जाता हूं तो ये भी ले जाऊंगा, तो ये तो 0.1 मोल है। ये देखो, मैं अगर इनको पॉइंट को इधर ले जाता हूं तो ये भी 0.1 मोल हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये वापस चला जाएगा। ये देखो, अब इस पे मैं फिलहाल बात नहीं करता हूं, इस पे पहले बात करते हैं। अगर ये 32 है तो पॉइंट को इधर ले जाए 3.2। 3.2 कितना होता है? 0.1 मोल। लेकिन अब देखिए ये 3.2 से ज्यादा है, 3.8 है। इसका मतलब है इसके मोल 0.1 मोल से ज्यादा है, कुछ थोड़ा सा। अब बात करते हैं इस पे। अगर ये देखिए, अगर ये पॉइंट को इधर ले जाए तो 7.1 मोल, 7.1 ग्राम 0.1 मोल के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए, ये देखो ना, क्या ये 5.6 है? कम है कि नहीं है? तो ये तो 7.1 से कम है। अगर ये पॉइंट इधर ले जाऊं तो 7.1 हो जाएगा। अगर ये देखिए तो ये तो 5.6 है, ये कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मोल है वो 0.1 से कम है। तो बात क्लियर हो गई। इसके मोल 0.1, इसके मोल 0.1, इसके मोल 0.1 से कम, इसके मोल 0.1 से ज्यादा। तो सबसे कम मोल इसके है, तो सबसे कम मॉलिक्यूल भी इसी के होंगे। तो आपका जवाब यही है और ये यहां मौजूद है सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ओके डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था विदाउट कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर, नो कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ माइंड क्लियर कर दे, कंसेप्ट क्लियर कर दे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? 9.8 ग्राम H2SO4 कंटेन मोर एटम ऑफ। कंटेन मोर एटम ऑफ कितना है? 9.8 ग्राम H2SO4 है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए,
सबसे पहले बात तो ये है, अगर 98 ग्राम हो H2SO4 हो तो ये 1 मोल होता है। कितना होता है? 1 मोल। तो अगर ये 98 ग्राम होता, लेकिन अगर ये इधर ले जाऊं तो ये 1 मोल के बजाय क्या होगा? 0.1 मोल हो जाएगा। अब शॉर्ट बात यह है, बड़ी सिंपल बात यह है कि अगर इसका एक मालिक्यूल हो तो किसके एटम ज्यादा है? एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, एक सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर एक मालिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, सबसे ज्यादा है, तो समझ लो ना कि जितने भी मोल हो, 1 मोल आता हो, 2 मोल आते हो, 100 मोल आते हो, तो ऑक्सीजन एटम ज्यादा होंगे। तो जवाब आपका ऑक्सीजन है वो कहां पे है? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी में सल्फर है, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी आपका जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द यील्ड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता हो। आसान क्वेश्चन है। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड होता है। थ्योरेटिकली हम बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं और उसके मुताबिक मिकदार निकाल लेते हैं। कंडीशन बाकी जितने भी रुकावटें हैं वो सब कुछ हम इग्नोर कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है ऑप्शन ए एक्चुअल यील्ड, नो। बी लिखा है थ्योरेटिकल यील्ड, यस। सी लिखा है परसेंटेज यील्ड, नो, क्योंकि परसेंटेज यील्ड भी एक्चुअल यील्ड पे डिपेंड करता है, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो लिहाजा एक परसेंटेज यील्ड भी डिपेंडेंट हुआ। ऑप्शन डी लिखता है ऑल ऑफ दीज, नो, तो बी है थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? विच वन इज अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन? विच वन इज अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन? अब प्लांक्स इक्वेशन जो है, आपको सिंपल मैं ये बता दूं, देखिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, और हमें पता है एच सी बाय लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, और 1 बाय लेमडा हमें पता है एच सी न्यू बार के बराबर है। ये हम प्लांक्स इक्वेशन से लिख सकते हैं। यानी यहाँ एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है, और इसमें एनर्जी वेवलेंथ, इसमें एनर्जी और वेव नंबर। अब देखते इसके मुताबिक अगर है तो ठीक है, बाकी गलत होंगे। पहला ऑप्शन लिखा है E इज इक्वल टू एच सी लेमडा, एच सी लेमडा यहाँ लिखा है, गलत है। दूसरा लिखा है E एनर्जी इज इक्वल टू सी लेमडा बाय एच, सी लेमडा कभी नहीं आ सकते, ठीक है। तीसरा कहता है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ये है, ये ठीक है। और ऑप्शन डी कहता है नन, तो इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है मेरे स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच मे अकर इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें क्या हो सकता है? तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि उसमें कैथोड रेज जब जाते हैं तो इनके रास्ते में गैस के मॉलिक्यूल्स एटम्स आ सकते हैं। तो अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, कैथोड रेज की, डिपेंड करता है इसकी एनर्जी पे और टाइप ऑफ गैस पे। अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो वो गैस के मॉलिक्यूल के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या एटमों के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसको उसको बाहर निकाल सकते हैं, एटम से आयोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो मैं अभी ऑप्शन बता रहा हूं, आप सोच ले। आयोनाइजेशन ऑफ गैस, यस, ये तो पॉसिबल है। नंबर 2 प्लाज्मा फॉर्मेशन, यस, अगर वो ले जाते हैं बाज गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करे, सपोज बाज उनके सामने नहीं आया हो, तो देखो वो आयोनाइज नहीं होंगे, और जो आयोनाइज होंगे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन चुके होते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, लेकिन ओवरऑल जो होते हैं, ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, तो ये प्लाज्मा भी है। ग्लोविंग एट लो प्रेशर, यस, जब लो प्रेशर हो तो जब ये कैथोड रे जाते हैं, कभी कभार ये इलेक्ट्रॉन जो एटम के होते हैं उनको या मॉलिक्यूल में, उनको एक्साइट करते ऊपर ले जाते हैं। जब ऊपर ले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो जब ये वापस आते हैं तो ये एनर्जी एमिट करते हैं विजिबल रीजन में, तो ग्लो पैदा होता है, तो ये भी पॉसिबल है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, तो डियर स्टूडेंट इसमें ऑल ऑफ देम है। ये सारे जो अभी बता रहे हैं ये पॉसिबल थे। ओके, नेक्स्ट जाते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं
स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू बी इज हायर फॉर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी वैल्यू इज हायर फॉर, तो सपोज मूजली लॉ जो आप पढ़ चुके हैं, देखिए अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए एन टू जेड माइनस बी। इसको थोड़ा समझ लें कि ये कहता क्या है, मतलब क्या है। देखिए अगर सेम मेटालिक एनोड है, मैं शॉर्ट रफ डायग्राम बना लेता हूं। सपोज ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। तो अब यहां से जब कैथोड रेज आ रहे हैं और आपको पता है यहां से एक्स रेज पैदा होते हैं। अब देखिए ये मेटालिक एनोड, ये मेटालिक एनोड है। अब इस मेटालिक एनोड की जो Z है, एटॉमिक नंबर है, वो फिक्स हो गया। जब तक हम मेटल चेंज नहीं करते हैं तब तक Z फिक्स हो गया। जब तक हम मेटल चेंज नहीं करते हैं तब तक ये फिक्स हो गया, ये और ये फिक्स हो गए। दूसरी बात, और जब ये मेटल है तो इसके लिए ए वैल्यू भी फिक्स हो गया। ए वैल्यू भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ मेटल पे। ओके, अब अगर मैं बी के वैल्यू पे बात करूं तो देखिए इसके अंदर जो एटम है, अगर मैं एक इंडिविजुअल एटम को मैग्नीफाई कर दूं, बढ़ा दूं, ये देखिए ये मैंने बढ़ा दिया, एक एटम को मैंने मैग्नीफाई कर दिया। लेकिन आपको पता है के शेल से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं एक्साइटेशन के दौरान, एल से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, यहां से डायरेक्ट ऊपर भी जा सकते हैं, एटसेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन हमें यह पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, मिसाल के तौर पर मैं यही ऑप्शन लेता हूं, यहां से आते हैं वापस, यहां से वापस आते हैं, यहां से वापस आते हैं, तो बड़ी सिंपल बात यह है, यहां से फोटॉन एमिट होगा, इधर से भी एमिट होगा, ये भी एमिट होगा। लेकिन ये चीज जरूरी है कि आप जब के शेल से इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाते हैं, के एल एम एन, के से एल की तरफ ले जाते हैं, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि के शेल जो है वो न्यूक्लियस को करीब है। और अगर आप एल से ले जाते हैं तो थोड़ा सा एनर्जी कम चाहिए। एल जो है वो क्या है, वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा बाहर है, दूर है। अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते तो और भी कम देने चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि अब आप सोचे, क्या ये के इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डेड है? बी वैल्यू क्या है शील्डिंग? बी जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या आप इनको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब आप सोचे, क्या ये बी जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा बचे हैं, के वाले, एल वाले ज्यादा बचे हैं, बी मतलब मेन मतलब क्या है बी, कि कितना बच चुके हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, कितने शील्डेड है, कितने डाल है, प्रोटेक्टेड है। तो आप बता दें के वैल्यू ज्यादा बच चुके हैं शेल से, न्यूक्लियस से, या एल वाले या एम वाले। तो डेफिनेटली आपका जवाब क्या होगा, एम वाला, एमंग देम न्यूक्लियस से ज्यादा बच चुके हैं, क्योंकि एम वाले इलेक्ट्रॉन को के वाले ने बचाया है, एल वालों ने बचाया है, और फिर इसके बाद वही आते हैं। लेकिन अगर आप के वाले की बात करें तो के वाले तो किसने भी नहीं बचाए हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ है। तो इसलिए के शेल के लिए जो शील्डिंग इफेक्ट के वैल्यू जितने वो बच चुके हैं, वो वैल्यू जितनी भी होगी, तो एल वाले ज्यादा होगी उससे, वो ज्यादा बच चुके हैं, एम वाले उससे भी ज्यादा वैल्यू होगी, वो और भी ज्यादा बच चुके हैं। तो मेरा मतलब ये है बी वैल्यू, बी वैल्यू के लिए के से एल वाले की ज्यादा होगी, एल से एम वाले की ज्यादा होगी। तो ये तरतीब आपको मिल सकता है। और आप ये भी समझते हैं, अब देखिए, अब अगर अगर के लिए ये वैल्यू कम हो, बी वैल्यू कम हो, अगर के लिए ये वैल्यू कम हो तो यहां माइनस है। अगर ये कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यानी यहां से जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो ये एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो यहां मैं लिख चुका हूं, देखिए फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो फिर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी।
क्योंकि ये आपस में डायरेक्ट है। इसका मतलब है कि ये वाले के एक्सरेज ज्यादा एनर्जेटिक, ये वाले कम, ये वाले उससे भी कम। आप ये कंसेप्ट समझते हैं, लेकिन इसको इस मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करना ये भी सीख ले। तो बी वैल्यू आपको बता रहा है कि जितना आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं के एल एम, तो उससे मैं के बी की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। ओके डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये मतलब था। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू बी एज हायर फॉर, किसके लिए ये वैल्यू हाई है? के शेल, एल शेल, एम शेल, सेम फॉर ऑल। तो मैंने अभी बात की, मैथमेटिकली समझा दिया, लॉजिकली समझा दिया, रिलेशन समझा दिया। अब हम बहुत क्लियर डिसीजन ले सकते हैं। जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वो ज्यादा स्क्रीन्ड है, ज्यादा बच चुके हैं, तो उसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी। और जब बी की वैल्यू ज्यादा होती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, तो इसलिए के वाले एक्सरेज मोर एनर्जेटिक, मोर फ्रीक्वेंसी, मोर वेव नंबर होता है। ओके डियर स्टूडेंट, आपका ऑप्शन यहां है एम शेल, एम के लिए ज्यादा है, तो आपका जवाब है सी। ओके, अच्छा स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 7 क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच वन इज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, जो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है। तो इसमें पहली बात तो ये है, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा होता है, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये ए के प्लेन में होता है। जैसे ये देखिए, ये मार्कर मैं ऐसे अरेंज करता हूं, तो ये क्या है? ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो इनके बीच में एंगल कितना है? 120। तो अब कह रहे हैं कि कौन सा ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहता है कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है। SO3 ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। और ICl3, ऑप्शन सी कहता है ICl3। अगर आप इस पे थोड़ा गौर करें, ICl3, तो आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अगर इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे ये बताओ, एक शेयर्ड है, एक और शेयर्ड है, एक और शेयर्ड है, लेकिन बताओ इनके पास लोन पेयर है कि नहीं है? इनके पास अभी लोन पेयर रह गए। तो अगर इनके पास लोन पेयर रह गए, इसके पास, आयोडीन के पास, तो अब ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप को मेंटेन नहीं रख सकता है। तो ऐसा नॉर्मल नहीं होता है जैसे ये 120 डिग्री है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी में लिखा है नन, तो सी ऑप्शन ठीक है, ICl3 ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच थ्योरी एक्सप्लेन बॉन्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस में कौन सी थ्योरी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं? कॉम्प्लेक्सेस में कौन सी थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए वेस्पर थ्योरी, नो। ऑप्शन बी वेबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नो। ऑप्शन सी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नो। तो उसमें जो इस्तेमाल होता है माय डियर स्टूडेंट, इस्तेमाल हम करते हैं CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्सेस के लिए, लेकिन ये आपके FEC लेवल कोर्स में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन डी लिखा है नन, तो डी वाला ऑप्शन ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कहता है, बॉन्ड इन आयो बॉन्ड इज आयोनिक व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, कितने से? 1.7, तो फिर आयोनिक होता है। अगर 1.7 से कम हो, ठीक है, तो फिर कोवैलेंट होता है, पोलर कोवैलेंट। अगर 0.4 से कम हो या 0.4 तक हो, तो फिर नॉन पोलर कोवैलेंट है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में लिखा है इक्वल टू 1.7, गलत है। बी में लिखा है लेस देन 1.7, और सी में लिखा है ग्रेटर देन 1.7। तो सी ऑप्शन ठीक है, ग्रेटर हो। क्वेश्चन नंबर 10, 10 कहता है, बाय चेंजिंग वॉल्यूम of the given mass of the gas
व्हाट हैपन्स, अगर हम क्या चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को डिस्टर्ब करें, चेंज करें, तो देखिए वॉल्यूम को जब हम चेंज करते हैं, पहला ऑप्शन कंसंट्रेशन, यस कंसंट्रेशन चेंज होता है। नंबर 2 डेंसिटी, बिल्कुल चेंज होता है। और अगला क्या है, प्रेशर, यस प्रेशर भी चेंज होता है। अगर आपके पास सपोज ये कोई गैस है, पहले ये है, यहां आपने कोई प्रेशर रखा है ऊपर, ठीक है, अब गैस का यहां जो प्रेशर होता है, गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब होता है, इंटरनल प्रेशर जो होता है, अगर आप इनके ऊपर वॉल्यूम ज्यादा करें, एक्सपेंड हो गया, आपने ऊपर से बोझ हटा दिया, तो पहली बात तो ये है कंसंट्रेशन के बाद सोच, कंसंट्रेशन मीन मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए पहले वाले रीजन में, इसमें यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल आ रहे थे, अब कम आएंगे, कंसंट्रेशन चेंज हो गया। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यहां अगर मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो यहां मॉलिक्यूल अब कम होंगे, यूनिट वॉल्यूम में कम मास ज्यादा मास, तो जब मास कम हो गए तो डेंसिटी भी चेंज हो गया, ये भी चेंज होता है। प्रेशर, यहां प्रेशर ज्यादा लगा रहे थे, ज्यादा मॉलिक्यूल थे, क्लोज कंटेनर में थे, ज्यादा करीब थे, अब थोड़ी सी जब ऊपर चला गया तो अब इनका ऊपर प्रेशर जो लगेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसने कुछ एक्सपेंशन कर लिया, वर्क डन कर ली, तो ये भी कम हो जाएगा। ओके, उसके बाद ऑप्शन डी में लिखा है ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन ठीक है, सारे चेंज होते हैं, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं द गैस विच इज मोर आइडियल, द गैस विच इज मोर आइडियल, तो याद रखिए आइडियलिटी जो है, आइडियलिटी ऑफ गैस, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ इनवर्स है, जितना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है गैस के मॉलिक्यूल्स में, उतनी आइडियलिटी कम होगी। तो अब आपको पता हो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, साइज के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, पोलैरिटी के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, एरिया ऑफ इंटरेक्शन के साथ भी डायरेक्ट रिलेटेड है, तो इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। अब हमारे पास गैसेस हम देखते हैं, अगर वो नॉन पोलर है तो हम इनके मोलर मासेस को देखते हैं, और अगर मोलर मास करीब है और शेप में भी सेम है, शेप पर हम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पर हम शेप देखते हैं कि एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा पॉसिबल है या कम पॉसिबल है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन Cl2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इनमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हीलियम है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी है। अब ये स्टूडेंट सीख ले, सबसे पहले बात तो ये है कि ये सारे जो जो दी है नॉन पोलर है, तो पोलैरिटी की कंपटीशन तो है नहीं, नॉन पोलर है। अब साइज की बात करते हैं, तो साइज हमें क्या चाहिए, कहता क्वेश्चन कहता है द गैस विच इज मोर आइडियल, तो अगर मोर आइडियल है तो मास कम होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं क्लोरीन, इसका तो मास सबसे ज्यादा है, O2 सेकंड नंबर पे मास है, ये निकाल दे। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में मुकाबला हुआ, अब अगर हम मास को देखें तो फिर हमें हाइड्रोजन आइडियल लगता है, लेकिन एक चीज और है, एरिया ऑफ इंटरेक्शन। अब अगर हाइड्रोजन हो, देखिए इधर हाइड्रोजन ऐसा मॉलिक्यूल होता है लीनियर, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐसा इंटरेक्ट कर सकेगा, लेकिन अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम मॉलिक्यूल इस किस्म का है, तो मुझे आप बताओ इनके बीच में एरिया ऑफ इंटरेक्शन बहुत कम है, इसके बीच में एरिया ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो अब नेट जो हम देखते हैं तो इसमें मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें क्या है लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सबसे आइडियल ये हुआ, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता नहीं है लेकिन आपको पता हो, हीलियम इसलिए मोर आइडियल हुआ
क्योंकि इनका शेप ऐसा स्फेरिकल है, मोनोटॉमिक है, तो उनमें बीच में इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम आता है। जैसे आप एक बड़े फुटबॉल को दूसरे फुटबॉल पे रखे तो कम एरिया इंटरेक्शन करते हैं, तो इसलिए तो लिहाजा आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी, हीलियम गैस है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? द कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू फॉर आइडियल गैस इज, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, तो याद रखिए वंडरवाल इक्वेशन में जो ए वैल्यू है, तो याद रखिए इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ डायरेक्ट, तो जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है उतना कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन आपको पता हो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है तो वो गैस नॉन आइडियल होता है। तो आइडियल गैस के लिए कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए आइडियल गैस के लिए ए क्या होना चाहिए? जीरो। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहता है नेगेटिव, नो। बी कहता है पॉजिटिव, नो। सी कहता है जीरो, सी वाला ऑप्शन ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू जीरो है तो फिर ये गैस आइडियल है, इसको हम आइडियल गैस कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कहते हैं उस पर बात करते हैं। 13, ओके 13 कहता है विच वन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। बड़ा आसान क्वेश्चन है। वाटर है, इथेनॉल है और एसिटिक एसिड है, एसीटोन है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको याद है 100 है, इथेनॉल का 78 है, एसिटिक एसिड का 118 है और एसीटोन का कुछ 64 राउंड अबाउट है। तो मोर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें एसिटिक एसिड है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 14, विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से वाले बना सकते हैं वाटर के साथ? तो देखिए नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन डाई इथाइल ईथर, ये इथाइल हो गया। अब इनके पास लोन पेयर है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्या कहते हैं? डाइथाइल ईथर मीथानॉल बना सकते हैं। टर्शी अमाइन एन आर 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 पार्शियल नेगेटिव, वाटर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये क्या चीज है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इस तरह मिथानॉल तो बहुत कॉमन है, आप जानते हैं, वो भी बना सकते हैं। तो लिहाजा मिथानॉल, चलो मैं लिखता हूं ये, क्या ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं कि नहीं? ये भी बना सकते हैं, तो ये तीनों बना सकते हैं। लिहाजा आपका जवाब डी है। डी में क्या कहते हैं? ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कहते हैं? विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग द फॉलोइंग। बॉन्ड दी है जिसमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से है? तो याद रखें कौन कौन से बॉन्ड दी है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर और सल्फर, और अगला दिया है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। इधर देख ले डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यह है कि सारे डबल बॉन्ड है। अब अगर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सीख ले, सारे ये क्या है? डबल बॉन्ड है। पहली बात तो ये है, लेकिन एक तो इसमें कार्बन है, थोड़ा आप पीरियोडिक टेबल में कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। तो ये इनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है इस तरह। अब देखिए
अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तो ये तो नॉन पोलर बॉन्ड है, जब नॉन पोलर है तो डेफिनेटली ये वीक होगा। सल्फर इधर है, एक तो सल्फर बड़ा हुआ, बड़े एटमों के दरमियान वीक बॉन्ड होता है, लॉन्ग बॉन्ड होता है। सल्फर तो इधर है, यानी इस साइड को आया है और लेकिन नीचे आया है, पीरियड चेंज है। इस सेकंड पीरियड के मेंबर है, ये थर्ड, इसमें 3 शेल है, तो लिहाजा सल्फर तो बड़ा है, ये वाला तो सबसे वीक होगा, ये तो निकाले। फिर ये वाला बिटवीन टू सेम एटम, डिफरेंट एटम, तो ये सेम एटम है, ये भी इतना पोलर नहीं है, पोलर है ही नहीं, तो ये भी वीक है। अब सवाल है इस दो की, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, मुझे ये बताओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या नाइट्रोजन की ज्यादा है? तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इनमें पोलैरिटी ज्यादा होगी। दूसरी बात, ऑक्सीजन अगर इधर आ रहा है, ये एटम का साइज भी छोटा हुआ है, जब साइज भी एटम का छोटा हो, पोलैरिटी ज्यादा हो, तो ये शॉर्ट बॉन्ड बनाएंगे, मोर पोलर बॉन्ड बनाएंगे। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वाला थोड़ा सा वीक होगा, ये वाला सबसे स्ट्रांग होगा। पोलर बॉन्ड आर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन अमंग देम, दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सो विदाउट डेटा हम इनको गेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन नॉलेज कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कहां पे मौजूद है? ये ऑप्शन है डियर स्टूडेंट बी ऑप्शन, तो आपका जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 क्या कहते हैं? विच वन इज प्योर सॉलिड? प्योर सॉलिड से मतलब यह है कि मिक्सचर ना हो। नंबर 1 स्टील, स्टील आपको पता है कि एलॉय है, स्टील में आयरन है, निकल है, क्रोमियम है, कार्बन है वगैरह। नंबर 2 ग्रेफाइट, यस ग्रेफाइट कार्बन है। नंबर 3 ब्रॉन्ज, तो आप जानते हैं ब्रास ब्रॉन्ज, ये भी एलॉय है, इसमें 2 मेटल है, कॉपर एंड टिन। ऑप्शन डी लेकर ऑल ऑफ दीज, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन ठीक है, ग्रेफाइट प्योर है। क्वेश्चन नंबर 17, सब्सटेंस एट ट्रांजिशन टेम्परेचर हैव, याद रखे डियर स्टूडेंट, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे होते हैं वो केमिकली सेम होते हैं, उनका फॉर्मूला सेम होता है। मसलन अगर ये ए है और इधर इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है और इधर बी ए है, तो याद रखे अगर ये ट्रांजिशन टेम्परेचर पे हो, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो दोनों सेम चीजें होंगे, केमिकली सेम होंगे, कंपोजिशन सेम होगी। अब अगर ये एलिमेंट है तो फिर आप जानते हैं एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, ये आपस में क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स। और अगर ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड हो, तो फिर ये आपस में क्या कहलाते हैं? ये फिर कहलाते हैं पॉलीमॉर्फ्स। क्या कहलाते हैं? पॉलीमॉर्फ्स। तो याद रखिए, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो भी ट्रांजिशन टेम्परेचर पे हो तो उनके क्या कौन से प्रॉपर्टी सेम होता है? केमिकल, फिजिकल, बोथ, नन ऑफ देम। तो याद रखिए जो चीज केमिकली सेम होता है, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, जिनका कंपोजिशन सेम होता है, तो वो केमिकली सेम होते हैं। तो अब इनमें से हम वो ऑप्शन देख लेंगे कि केमिकली सेम हो और फिजिकली डिफरेंट हो। ऑप्शन ए लिखता है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस ये तो ठीक है। बी कहते हैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर, साइज, शेप, अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल वगैरह वगैरह। ऑप्शन थर्ड सेम बोथ केमिकल एंड फिजिकल, नो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ए वाला ऑप्शन ठीक है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 कहता है विच सॉलिड्स आर सॉफ्ट, सॉफ्ट कौन से हैं? सॉफ्ट से मतलब है कि आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं, इसी तरह। तो देखिए बहुत क्लियर है, आयोनिक सख्त होते हैं, इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मेटालिक भी सख्त होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन लाइक मरकरी जो कि लिक्विड है, और इसके अलावा जो है कोवैलेंट सॉलिड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये भी सख्त होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें आते हैं बर्फ, जिसमें आते हैं I2 आयोडीन, जिसमें आता है CO2, अगर इसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं ड्राई आइस कहलाते हैं, ये सॉफ्ट है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो सिंपल बात यह है कि मॉलिक्यूलर सॉफ्ट होते हैं। तो वो कौन से ऑप्शन में है? आयोनिक गलत है, कोवेलेंट, सी में लिखा है मॉलिक्यूलर, तो ये मॉलिक्यूलर ठीक है। क्वेश्चन नंबर
19. Which solid is not amorphous? कौन से वाले amorphous नहीं है? ऑप्शन ए कोलतार, ये तो amorphous है। वैक्स amorphous है। ग्लास amorphous है। ऑप्शन डी नन। तो यहां भी जवाब डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल मीन जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इज नेसेसरी फॉर फिजिकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, बोथ ए एंड बी। तो एक चीज याद रखें, जब भी आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जब भी आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, फिजिकल या केमिकल चेंज जिसमें होता हो, तो यहाँ आइसोथर्मल कंडीशन का होना जरूरी होता है। जैसे इवापोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग एंड फ्यूजन। ठीक है, अगर बर्फ है और वाटर है, वो जाता है बर्फ की तरफ जा रहा है तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, और अगर वापस आ रहा है तो मेल्टिंग या फ्यूजन हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना जरूरी है। इसी तरह केमिकल रिएक्शन भी अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है तो इसके लिए भी कांस्टेंट टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो लिहाजा ये दोनों है, इसमें सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, फिजिकल डायनामिक इक्विलिब्रियम हो या केमिकल हो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं? कहते कि रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम एट, रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम एट ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब टेम्परेचर हाई हो, लो हो, मॉडरेट हो, इससे हमारा गरज नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जो भी हो तो कांस्टेंट हो। तो ये डी वाला ऑप्शन एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 22 के एसपी वैल्यू इज लोवेस्ट फॉर, याद रखिए के एसपी जो है ये किसके लिए कम होता है? के एसपी मसलन अगर ये साल्ट है प्लस और ये उनका माइनस, जिनके ये डिसोसिएशन कम हो उसके लिए के एसपी वैल्यू भी कम होती है। अब डिसोसिएशन किसके लिए कम होता है? जो लेस आयोनिक हो। फिजान रूल हम अगर अप्लाई करें मुख्तलिफ साल्ट को देखते हुए हम जानते हैं बगैर किसी डेटा के कि ये वाला मोर आयोनिक है, ये वाला लेस आयोनिक है, हमें पता चल सकता है। तो पहला ऑप्शन सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखिए सिल्वर तो सब में सेम है, फर्क किसका है? फर्क है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन का। तो आप डिसीजन कर ले क्या आयोडीन सबसे बड़ा है कि नहीं है। अगर आयोडीन बड़ा है तो फिर सिल्वर क्या करेंगे, उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे अपने तरफ लेकर आएंगे, दरमियान की तरफ लेकर आएंगे, तो इसमें कौन सा करेक्टर आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा कोवेलेंट करेक्टर। और जब कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 23 क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कैन नॉट फॉर्म बफर सॉल्यूशन बिकॉज, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है, वो बफर सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं बिकॉज, क्या वजह है? इट इज मोस्ट रिवर्सिबल, क्योंकि ये ज्यादा रिवर्सिबल है। इट इज इरिवर्सिबल, समटाइम रिवर्सिबल, एंड ऑप्शन डी नन। ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हो वो कंप्लीटली, ये एसिड है, अगर वो कंप्लीटली प्रोटॉन और नेगेटिव आयन दे दे तो ये रिवर्स आता नहीं है। और जब रिवर्स नहीं आता है तो फिर मसला क्या होता है? अगर हम इसमें एसिड या बेस डालते हैं तो ये तो बर्दाश्त कर लेते हैं, एक तरफ जाते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, अगले तरफ जाते हैं बेस को, तो ये इनमें वापस आने की सलाहियत नहीं है। तो लिहाजा ये फिर अपनी पीच को मेंटेन रखने की सलाहियत नहीं रखते हैं। तो इसमें जवाब है बी। क्वेश्चन 24 क्या कहते हैं? एसिड विद स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हैव, एसिड जिसके कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो थोड़ा मैं आपसे बात करता हूं, जिस एसिड के कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो, वो बेस स्ट्रॉन्ग हो तो आपने पढ़ा होता है वो एसिड वीक होता है। वो एसिड क्या होता है? वीक। अगर एसिड वीक है
तो उसके के ए वैल्यू के ए एसिड डिसोसिएशन वैल्यू लो होगी और उसकी पी के ए वैल्यू हाई होगी। अब देखते हैं, हाई के ए वैल्यू गलत है, वीक एसिड के हाई के ए वैल्यू नहीं होता है। हाई पी के ए वैल्यू, यस, पी के ए वैल्यू इनवर्स होती है, वो हाई होता है। लो के ए एंड पी के ए यानी दोनों लो नहीं है, नन ऑफ दीज, तो बी ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहते हैं, हाई पी के ए वैल्यू, ये ठीक कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच बफर विल हैव लो pH वैल्यू, विच बफर विल हैव लो pH वैल्यू। अब इधर देखे क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन 25। अगर आप 25 में देख ले, पहला क्या है, एसिटिक एसिड है और उसका साल्ट है सोडियम एसिटेट। दूसरा है फार्मिक एसिड और उसका साल्ट है सोडियम फॉर्मेट। तीसरा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और उसका साल्ट है ऑप्शन डी ऑल सेम। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछता है विच लो पीएच, लो पीएच मीन मोर एसिडिक, लो पीएच मीन जब से स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, एसिटिक एसिड से तो फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरे ऑप्शन में फार्मिक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इनमें हम कंपैरिजन करेंगे कि इनमें कौन है। तो ये डेटा है, आप चेक कर ले, मैं आप लोगों पे ये असाइनमेंट छोड़ता हूं। अगर फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, के ए वैल्यू हाई है, तो इनका पीएच जो है लो होगा, और अगर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की के ए वैल्यू हाई है तो उसकी पीएच जो है लो होगी। तो इन दोनों में आपने एक सेलेक्ट करना है, इनके के ए वैल्यू से आपको अंदाजा लग सकता है, या पी के ए वैल्यू या के ए वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। 26 क्या कहता है, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.35, ये आपको पता है, ठीक है, ये इनका पीच है, तो ये कहां लिखा है, ऑप्शन ए 7.2 गलत है, ऑप्शन बी 8.35 गलत है, और ऑप्शन सी 7.35। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, रिएक्शन का जो ऑर्डर है किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, केमिकल मेथड, यस, फिजिकल मेथड, यस, बोथ ए एंड बी दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पे भी रिएक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है, मसलन पीएच चेंज हो रहा है तो हम हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, तो ये फिजिकल मेथड है। इसी तरह केमिकल रिएक्शन जब हो रहा हो तो हम उससे भी मुख्तलिफ टेक्निक से उससे हमें अंदाजा लग सकता है। तो ये बोथ सी केमिकल है एंड फिजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन decreases by increasing concentration of reactant if order of reaction is, बहुत सिंपल है। अगर आप जनरली देखें तो रेट इज इक्वल टू ए पावर एक्स। अब एक्स क्या चीज है, एक्स हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक्स हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो मुझे ये बताओ, यहां अब आते हैं, rate of reaction decreases by increasing concentration of reactant if order of reaction is, अगर इसके इंक्रीज के साथ ये कम हो रहा हो, सवाल ये है, सवाल ये कहता है तो रेट ऐसा है, अगर ये नेगेटिव हो, के नेगेटिव हो, तो क्या ये 1 बाई, अगर ये नेगेटिव हो तो ए पावर एक्स हो जाएगा। अब आप बताएं, अगर ये मैं बढ़ाता हूं तो ये कम होगा। तो सवाल ये है कि अगर इनके बढ़ाने से ये कम होता है तो फिर इनका पावर क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, नेगेटिव है या ना पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव हो, सपोज यानी यहाँ हो पॉजिटिव हो, फिर ये तो बढ़ाने से इनका पावर है, ये इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये बढ़ जाएगा, पॉजिटिव ऑर्डर होगा। लेकिन अगर इसके बढ़ाने से ये नीचे की तरफ लेकर आया, ऐसा आ जाए, नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, तो मुझे ये बताओ ये बढ़ाने से ये कम होगा, ये नेगेटिव ऑर्डर के लिए ऐसा हो सकता है। तो मैंने इधर लिखा है फर्स्ट ऑर्डर नो, सेकंड ऑर्डर नो, नेगेटिव ऑर्डर यस।
तो जवाब आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29। 29 क्या कहते हैं? कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, किस चीज पे नहीं करता है? बॉन्ड एंड रिएक्टेंट, उस पर तो करता है। बॉन्ड अगर मजबूत है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ऑप्शन बी एक्टिवेशन एनर्जी, उस पर भी करता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल इस पे भी करता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम नोबल गैसेस का ले ले तो वो स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और जो कुछ करते हैं नीचे वाले बड़े नोबल गैसेस तो वो बहुत स्लो करते हैं। लेकिन अगर आप सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अलग अलग है तो उसके मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन भी मुख्तलिफ है, तो उस पर भी करते हैं। नन ऑफ दीज, तो ये जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि सब पे डिपेंड करते हैं और आपसे पूछता है कि डिपेंड नहीं करते हैं, तो डी वाला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। 30 कहते हैं विच एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, कौन से एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब हीट रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1 एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन ये है कि आप एक सैंपल को ले ले, ठीक है, अगर उनको हीट दे दे और इनको इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करें, गैसियस आइसोलेटेड एटम में। जैसे हम सोडियम मेटल पीस ले रहे और इनको हीट दे दे और सोडियम एटम को अलग अलग कर दे, तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये तो हीट चाहते हैं, जब भी आप पार्टिकल करीब करीब हो उनको दूर दूर ले जाते हैं तो यू विल हैव टू गिव एनर्जी, ये तो एंडोथर्मिक है, एक्सो नहीं है। दूसरा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और सवाल को पहले ये समझ ले कि ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कभी कभार हम साल्ट को पानी में डालते हैं तो एक्सोथर्मिक होता है और कुछ और साल्ट अगर डालते हैं तो वो एंडोथर्मिक होते हैं। तो दो किस्म के हो सकते हैं, उनके डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ, शॉर्ट टर्म है, लेकिन वो दोनों हो सकते हैं। सॉल्वेशन एंथैल्पी, अगर ये सॉल्यूट है, पानी में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं, जब भी सॉल्वेंट इंटरेक्शन करेंगे, नया इंटरेक्शन बनेगा तो इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो ये हमेशा के लिए क्या है, नेगेटिव है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हमेशा के लिए नेगेटिव है। ऑप्शन डी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कभी कभार कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कुछ एंडोथर्मिक होता है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंडो एक्सो दोनों हो सकते हैं, तो ये भी नहीं है। तो आपका हमेशा नेगेटिव वाला कौन है, सी एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कहते हैं कि विच फेज ऑफ मैटर, मैटर का कौन सा फेज व्हेन मिक्स टुगेदर ऑलवेज फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, तो जब इनको मिला लेते हैं आपस में तो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो याद रखें लिक्विड लिक्विड को के साथ मिला ले तो कभी होमोजेनियस कभी हेट्रोजेनियस, अगर वो मिसेबल है कंप्लीटली तो होमोजेनियस मिक्सचर बना देंगे, और अगर कंप्लीटली मिसेबल नहीं है तो हेट्रोजेनियस। सॉलिड सॉलिड के साथ मिला लेते हैं तो वो तो इतने मिक्सअप होते ही नहीं है। लेकिन अगर आप गैसेस को आपस में मिलाए तो मुझे बताओ इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होते हैं तो वो एक दूसरे में गुल मिल हो जाते हैं, और दूसरी बात यह कि उसमें ट्रांसलेटरी मोशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये दोनों वजूहात से वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं कंप्लीटली, तो वो क्या बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो लिहाजा इसमें ऑप्शन सी है 31 में गैसेस है वो ऑप्शन ठीक है। 32 कहता है विच वन हैव ग्रेटर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, एक होता है हीट कैपेसिटी, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। लेकिन सिंपल बात मैं ये करूंगा कि हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा हो। ऑप्शन ए सॉलिड सॉरी वाटर, यस, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। याद रखें वाटर में हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वाटर एज अ कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए, 32 में ऑप्शन ए वाटर। क्वेश्चन 33 हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट
10 ग्राम ऑफ कैल्शियम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। बड़ा आसान रिएक्शन ये है, कैल्शियम प्लस इलेक्ट्रॉन है तो कैल्शियम सॉलिड बनता है। अब आप बता दें, कहते हैं कि अगर, बड़ा आसान है, इसका मास कितना है 40 है। अगर ये 40 ग्राम डिपॉजिट होता है 40 ग्राम, तो इनके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल चाहिए। अब आपके क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर ये 10 मोल हो तो 20 के लिए कितना चाहिए 1 मोल, और अगर ये 10 हो हाफ करे तो ये 0.5 हो जाएगा, तो लिहाजा 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। बड़ा सिंपल, जस्ट आपका माइंड हो। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए में कहता है 2.0 मोल, गलत है। बी में कहता है 1, गलत है। सी में कहता है 4 मोल, गलत है। और डी में कहता है 0.5 मोल। तो आपका जवाब यही है 0.5 मोल। तो ये कहां पे लिखा है, डी पे लिखा है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन मीथेनॉल। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। मीथेनॉल, देखो CH3OH, इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ऑक्सीजन का -2 और एक ऑक्सीजन है प्लस, हाइड्रोजन का है +1, 4 हाइड्रोजन है प्लस, कार्बन का हो गया x। बस इसको कैलकुलेट करना है, x + 4 - 2 = 0, x + 2 और इससे आता है = 0 और फिर इससे आता है x = -2। तो इसमें -2 जवाब है। तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन ए -1, ये वाला ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 35, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहले आपको ये पता हो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता हो दूसरे को। अब पहला ऑप्शन स्मॉल साइज ऑफ एटम, अगर ये स्मॉल साइज हो तो फिर तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं, ये गलत है। मोर मेटालिक करेक्टर, यस, मेटालिक करेक्टर मीन जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हो, आउटर मोस्ट शेल से इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हो तो इसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा होता है। तो बी ऑप्शन तो ठीक है। ऑप्शन सी ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो तो फिर तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, देते नहीं है, लेने वाला है, ये गलत है। ऑप्शन डी नन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, बी ऑप्शन ठीक हुआ। ओके, क्वेश्चन 36 कहते हैं विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर। याद रखें, अब जो यहाँ ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो वाटर के साथ कौन सा वाला रिएक्टिव होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता हो, ठीक है, वाटर को रिड्यूस करता हो, इसमें मेटालिक करेक्टर कम हो। अब इसमें कौन सा मेटालिक करेक्टर कम है, सिलिकॉन। तो ये डी ऑप्शन है, ये इसमें ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 37 कहते हैं विच वन इज स्मॉल इन साइज। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा वाला स्मॉल है। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोराइडाइन है, क्लोराइडाइन है और ऑक्साइडाइन है और सल्फाइडाइन है। तो मेरे ख्याल में इनका पोजीशन आपको पीरियोडिक टेबल में मालूम हो तो फिर आसान होता है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच वन इज स्मॉल इन साइज। जो साइज में छोटा है तो छोटा ढूंढना है। तो हमें पता है कि जब इधर हम एटम में जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो इधर साइज कम होता जा रहा है, तो ये कम है। अब सबसे पहले बात तो यह है ये दो कम है इस दो से, ये तो डन हो गया। अब इन दोनों में से अगर हम कंपैरिजन करें, इसके पास
एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन दोनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है। इनके पास प्रोटॉन 8 है, इनके पास प्रोटॉन 9 है। तो 9 प्रोटॉन जो है इनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और यहाँ 8 प्रोटॉन इनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, बट हियर protons are 9 and this case protons are 8, so this will attract more towards the outer electron toward the nucleus, so this one is small in size। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है मेरे डियर स्टूडेंट फ्लोरीन। तो बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अगर हम 38 पे बात करें, विच वन इज अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मीन जिसमें पाई बॉन्ड हो। यह ऑप्शन ए है PCl3 और ऑप्शन बी है PCl5 और ऑप्शन सी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इनमें से कोई भी नहीं है, डी ऑप्शन है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहते हैं, विच मेटल हैव लीस्ट पोलराइजेबल पावर या पोलराइजिंग पावर। विच मेटल हैव लीस्ट पोलराइजिंग पावर। याद रखिए, जो बड़ा मेटल है, बड़ा बिग, वो क्या करते हैं, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को सही नहीं खींच सकता है। उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन, दूसरे में उनका इलेक्ट्रॉन एक तरफ और न्यूक्लियस दूसरी तरफ, पॉजिटिव कैरेक्टर दूसरी तरफ, ये नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा वाला होगा, बड़ा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर कम होता है। तो अब देखते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ऑल सेल। याद रखिए ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक खुद इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत बहुत कम रखते हैं। ठीक है, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी हो, लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल आप हिसाब करें तो वो बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। अगर वो भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ये एस ब्लॉक है, इसके मेटल ऐसे खसूसियात ज्यादा है। तो ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, डियर स्टूडेंट 40 क्या कहते हैं, विच वन हैव मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हेलोजन है F2, Cl2, Br2, I2। आयोडीन आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन इनमें से ज्यादा लॉस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, लॉस करने की सलाहियत, वो क्या कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। कौन सा वाला पॉसिबल नहीं है। वेनेडियम है, ऑक्साइड है सारे। ये देखो, ये वेनेडियम 2O है, और ये है वेनेडियम 2O5, ये है वेनेडियम O3 और ये है वेनेडियम 2। याद रखे, अब हमारा क्वेश्चन ये है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, वेनेडियम आपको इसके पोजीशन का पता हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम के डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम के डी में 3 है। तो जब डी में 3 है, एस में 2 है, 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकते हैं। तो आप याद रखें, ये पॉसिबल है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। 42 कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एडेपिक एसिड। एडेपिक एसिड जो होता है वो 6 कार्बन वाला एसिड होता है। शॉर्ट बात है, ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 6 एंड डी 3। ये में इसमें है सी ऑप्शन। ठीक, 6 कार्बन है। आगे कहते हैं, विच वन इज मोर एसिडिक, इथाइन, प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, ऑल सेम। तो क्वेश्चन नंबर है 43, मोर एसिडिक की बात करते हैं। तो इथाइन जो है, इथाइन एक ऑप्शन है, प्रोपाइन दूसरा ऑप्शन है, और अगला है 1 ब्यूटाइन। ये देखो, सारे एसिडिक है, सब में एक्टिव प्रोटॉन मौजूद है। लेकिन अगर आप ये पार्ट देखें, इसमें डबल बॉन्ड को सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ मिथाइल अटैच्ड, यहाँ क्या अटैच है, इथाइल अटैच्ड। तो इथाइल इज अ गुड डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मिथाइल इज अ गुड डोनेटिंग ग्रुप, बट हाइड्रोजन इज पुअर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो अगर इनसे ये प्रोटॉन जाए, इससे जाए, इससे जाए, तो यहां जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर प्लस प्लस
प्लस, इनसे ये प्रोटॉन चले गए सबसे, तो आपको पता है इस पे कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप बता दें इस पे अगर नेगेटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इसको देने वाला है, इसको ज्यादा देने वाला है। तो आप समझ गए होंगे जब इसको इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा देने वाले हैं तो ये इस पे ज्यादा अटैक करेगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, और जब ये डिसोसिएट हो जाए, सॉरी मैंने यहाँ एक ये लिखा है प्लस प्लस है, आफ्टर डिसोसिएशन ऐसा बन जाएगा। तो देखिए इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये सब्र नहीं कर सकते, प्रोटॉन पे अटैक कर लेते हैं, फौरन उनको कैप्चर कर लेता है। तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक है, ये प्रोटॉन को छोड़ता नहीं है, ये सबसे मोर एसिडिक है, प्रोटॉन को छोड़ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन इज मोर एसिडिक? तो ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है, इथाइन। क्वेश्चन 44, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय, कौन सा एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? फर्स्ट है स्कैंडियम कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, आयरन। तो इसमें कौन है? मैंगनीज है, वो +7 तक जा सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपके पास है। 45 क्या कहते हैं, विच वन हैव ग्रेटर हाइड्रोजन सॉरी विच वन हैव ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी? याद रखें हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी ये चार्ज डेंसिटी के डायरेक्ट रिलेटेड है। चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज बाय वॉल्यूम, जिस पे चार्ज ज्यादा हो वॉल्यूम कम हो। अब देखते हैं, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +3, वेनेडियम +3, क्रोमियम +3। अगर आप गौर करें, फिक्र करें, सोच करें, तो आपको पता है पीरियड नंबर 3 में 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो उस तरफ जब आप जा रहे हैं तो साइज कम होता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम दिया है, +3 +3 +3, तो डेफिनेटली क्रोमियम उस तरफ आ रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही 3 है, सबके हैं, तो साइज में छोटा होगा। और जब साइज में छोटा होगा तो फिर उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46, पायरिडीन मॉलिक्यूल इज, पायरिडीन आप जानते हैं हेट्रोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन है बीच में। बेसिक इन नेचर, बिल्कुल ठीक कह रहा है। हेट्रोसाइक्लिक, यस, इनके सेंटर रिंग में नाइट्रोजन आता है। एरोमेटिक, बिल्कुल एरोमेटिक है। ऑल ऑफ दीज ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। 47, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल एलिसाइक्लिक आर एलिफेटिक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑल एलिसाइक्लिक आर एलिफेटिक, बिल्कुल ठीक है। एलिसाइक्लिक जो होते हैं, एलिसाइक्लिक डिटेल में किसी दिन मैं थ्योरी की क्लास पे बात करूंगा एलिसाइक्लिक पे, यहाँ बहुत सारे लोगों को मसले होते हैं। एलिसाइक्लिक जो है वो होमोसाइक्लिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे और हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं होंगे, ठीक है। अब जितने भी एलिसाइक्लिक है वो एलिफेटिक है, उनके नेचर, उनके प्रॉपर्टीज एलिफेटिक जैसे हैं, वो उसमें है, ठीक है। लेकिन ऑल एलिफेटिक आर एलिसाइक्लिक, ये गलत है। कुछ ओपन चेन जो एलिफेटिक है वो एलिसाइक्लिक नहीं है। ऑप्शन सी, सम एलिसाइक्लिक आर एलिफेटिक, सम एलिसाइक्लिक, ये भी गलत है। सारे एलिसाइक्लिक एलिफेटिक है, ये बात याद रखें, सारे एलिसाइक्लिक एलिफेटिक है, लेकिन सारे एलिफेटिक एलिसाइक्लिक नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए आता है, ये ठीक कह रहे हैं। क्वेश्चन 48, ओके डी स्टूडेंट 48 क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ विच अल्कोहल अकर रिलेटिवली एट लो टेम्परेचर? तो मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो मैं यहां आता हूं, विच अल्कोहल डिहाइड्रेशन आसानी से देता है, क्वेश्चन का ये मतलब है कौन सा अल्कोहल डिहाइड्रेशन निस्बतन आसानी से देता है। तो मैं यहां से क्वेश्चन 48 मिटाता हूं, यहां लिखता हूं। देखिए अगर आपके पास प्राइमरी है, सपोज ये है, इसके साथ अल्काइल ग्रुप हो H
और H और यहाँ OH हो। हम तो डिहाइड्रेशन की बात करते हैं, डिहाइड्रेशन। ओके, चलो यहाँ OH लिखता हूं और यहाँ H। तो जब डिहाइड्रेशन होगा, सिंपल बात यह है, तो एक बात तो यह है, दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट में यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और इनसे OH आयन जाना चाहिए। अब कैसे जाते हैं वो आपको पता, हम इनको पहले प्रोटॉन देते हैं, ये एज अ वाटर रिमूव करते हैं, लेकिन मैंने वो पूरा मैकेनिज्म नहीं बताया, यहां तक बताया। अब ये ट्रांजिशन स्टेट है, द फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी ऐसा है, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप, यहाँ OH, ये तो देखिए इसका ये है, ये पॉजिटिव और यहाँ H, OH आयन इनसे भी जुदा हो जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, टर्शरी की बात करें, यहां ऐसा है, तो ये अल्काइल 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 प्लस एंड OH नेगेटिव। तो जब भी डिहाइड्रेशन होगा, जब भी डिहाइड्रेशन होता है, तो ये कंफर्म है कि ये बॉन्ड ने ब्रेक होना है, इस बॉन्ड ने ब्रेक होना है। अब मुझे बता दें ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया टर्शरी, ये कौन सा बन गया सेकेंडरी, ये कौन सा बन गया प्राइमरी। इसको अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 मिल गए, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 मिल गए। अब आप बता दें जिसको जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिले हैं, तो क्या इन पे जो पॉजिटिव करेक्टर है उनके निस्बतन पॉजिटिव करेक्टर कम हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव करेक्टर कम हो जाएगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर एक रिएक्शन ऐसा होता हो, सपोज ये, और दूसरा रिएक्शन ऐसा होता हो, तीसरा रिएक्शन ऐसा होता हो, ये एनर्जी डायग्राम है। आप मुझे बता दें जिसका ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं आप कौन सा वाला ट्रांजिशन स्टेट किसके लिए रिकमेंड करेंगे, तो डेफिनेटली ये वाला स्टेबल है। तो हमारे पास ये अगर फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो मुझे ये बताओ ये कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, ये कौन सा होगा, सेकंड होगा, ये कौन सा होगा, थर्ड होगा। अब आप डिसीजन कर ले जिसका ट्रांजिशन स्टेट निस्बतन स्टेबल है, नीचे आया है, क्या उनको ये रास्ता आसान हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उनको ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है, उनको ये रास्ता आसान हुआ है, तो ये जल्दी जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन टर्शी है। तो अब देखते हैं कहां पे लिखा है, ये लिखा है 48 में, 48 में है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी, तो इसमें जवाब है टर्शी, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 49, 49 क्या कहते हैं, अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो आपने पढ़ लिया। अगर इससे ये चला जाता है और यहां से बीटा हाइड्रोजन या यहां से जाए तो अल्कीन बन जाता है, यस। डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यस, अल्काइल हैलाइड से भी बन सकता है, अगर इनके पास बीटा हाइड्रोजन हो तो बना सकते हैं। कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि ज्यादातर पीएमसी इसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीका है, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, उससे बनाते हैं। ऑल ऑफ दीज, इसमें डी जवाब है, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो क्या कहते हैं, कहते हैं dehalogenation of tetrahaloalkane in 2 halogen at vicinal position give। ये कहता है कि अगर आपके पास इस किस्म के हो, यहाँ हैलोजन हो, यहाँ हैलोजन हो, और इनके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा ले, तो आपको फाइनली क्या मिलता है। तो डेफिनेटली अगर ये और ये निकाले तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर अगले स्टेप में ये और ये निकाले तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये कौन है, अल्काइन है।
तो डियर स्टूडेंट इसमें लिखा है अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, नन। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है, अल्काइन। 51 विच वन इज इजी टू ऑक्सीडाइज्ड, किसकी ऑक्सीडेशन आसान है? ऑप्शन ए अल्डिहाइड, कीटोन, अल्केन्स, ऑल सेम। तो इसमें अल्डिहाइड है। अगर आप गौर करें, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दरमियाना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन, टॉलिन्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, क्या वो क्या करते हैं? अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं लेकिन कीटोन को नहीं। कीटोन के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। अल्डिहाइड के केस में अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाए तो नहीं होता है। तो इसलिए अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन निस्बतन आसान है। तो डियर स्टूडेंट इसमें है अल्डिहाइड, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन 52 क्या कहते हैं? द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच वन अंडरगो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग। यस, मैंने अभी बात की कि बाज मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। तो अब देखते किसकी बात हो रही है। अल्डिहाइड नो, कीटोन यस, कार्बोक्सिलिक एसिड यस, बोथ बी एंड सी। आपका जवाब डी है, बोथ बी एंड सी। 53 द कलर ऑफ कॉपर एसिटाइलेट। कॉपर एसिटाइलेट जो है वो रेड है। कॉपर एसिटाइलेट, यहां कॉपर हो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसका कलर कैसा है? यही है, रेड। तो जब ये रेड है तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आता है सी, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन इज फास्टेस्ट फ्रॉम। अल्काइल हैलाइड का बनाना तेज है कहां से? प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से, टर्शियरी अल्कोहल से। तो अगेन ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो देखिए इधर, अगर ये आपके पास ये है, यहाँ अल्काइल हो, अल्काइल हो, अल्काइल हो, टर्शियरी। तो मैंने अभी बात की कुछ टाइम पहले, ये ब्रेक होना है और इनकी जगह हैलोजन का आना है। तो ये देखे आर, और यहाँ कोई मसलन हेलाइड आयन आता हो, तो देखिए ये तब सही आ सकता है कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वेलिंग हो। और ये जब ब्रेकिंग के लिए वेलिंग हो तो किस में ज्यादा वेलिंग होता है? टर्श में। क्योंकि अगर ये ब्रेक पे हो जाए तो टर्शी कार्बोकेटायन बनता है, तो वो खुद को सस्टेन करते हैं, स्टेबल है। मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन पूरा किया है। तो इसमें हैलोजन आ सकता है और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले जाता है। तो इनसे अल्काइल हैलाइड का बनाना निस्बतन आसान है। किससे? टर्शी से। तो जवाब आपके पास है सी, टर्शी। ओके ओके डियर स्टूडेंट, दिस वाज टेस्ट नंबर 9 और ये भी डिस्कशन हो गई। इनको पढ़ ले और जहाँ इंपॉर्टेंट, जहाँ मैंने डिस्कशन की है, जो जहाँ कंसेप्ट आपके बनाना ज़रूरी है, वहाँ उनको सुन ले, बार बार सुन ले, ताकि आपके अंदर जो कमी है, कमज़ोरी है, जहाँ नहीं समझते हैं या गलत कंसेप्ट आपने बनाए हैं, खुद से बनाए हैं, कहीं टीचर से गलत सुने हैं, गलत समझे हैं, शायद टीचर ने अच्छे समझाया हो, लेकिन यह है कि बाद अब स्टूडेंट एक अपने अंदाजे लगा लेते हैं, ठीक है, और अपना एक कंसेप्ट बना लेते हैं, तो फिर वहाँ करेक्शन कर दे। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।